Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. This is Uwais Khan. जो अब चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नेम है मोशन एंड फोर्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 4 को हम एज अ नेम जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स के अंदर मोशन को हमने फोर्स के साथ कंपेयर करके फोर्स के साथ हमने उसको स्टडी करना है। और इस चीज को हम पहले भी बड़ी डिटेल में पढ़े थे हमने कि मोशन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स इज नेम्ड एज द डायनेमिक। ठीक है, तो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम डायनेमिक कहते हैं, जिसमें हम फोर्स को विद रेफरेंस मोशन को विद रेफरेंस ऑफ फोर्स अगर डिस्कस करें तो वो हमारी डायनेमिक बनती है। तो इसका मतलब हुआ चैप्टर नंबर 4 इज रेफर्ड एज द डायनेमिक। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है वो डायनेमिक फिजिक्स की जो ब्रांच है उसको हमने स्टडी करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मोशन हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। अब हमने डिस्कस करना है फोर्स को। तो पहले हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पहले बेसिक फोर्स को, कॉन्सेप्ट को, फोर्स के उसको मतलब जो है वो हम थोड़ा सा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद जब हमें फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मिल जाएगा तो फिर हम जो है उसको और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ चलेंगे। तो फोर्स किसे कहते हैं? अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें बेटा तो फोर्स के जरिए हम मुख्तलिफ काम करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो फोर्स के जरिए हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ काम करवाते हैं। तो फोर्स के जरिए अगर हम कोई काम करवा रहे हैं डिफरेंट टाइप के, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो एक एजेंट होगा। फोर्स क्या है? एक एजेंट है। तो इसको आप इस तरह कह लीजिए कि फोर्स इज नथिंग बट जस्ट द एजेंट। इट इज एन एजेंट। क्या है ये? एक एजेंट है। अब एजेंट का मतलब क्या? एजेंट क्या होता है? जरा आपको अपने सराउंडिंग में गौर करें तो आपने नाम सुना होगा कि स्टेट एजेंट, ट्रैवल एजेंट। तो ये जो एजेंट्स होते हैं, जैसे स्पाई को अगर हम कहें भाई स्पाई भी एक एजेंट ही हम उसको कह रहे होते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली अगर हम स्टेट एजेंट की बात करें तो हम उनको कुछ अमाउंट देते हैं और उस अमाउंट के बदले वो हमारे लिए कुछ रेंट के हाउस वगैरह, कुछ परचेज करने के लिए हाउस वगैरह, मतलब कोई जमीन वगैरह आपके हिस्से में आपके लिए वो देखते हैं। ट्रैवल एजेंट का काम क्या होता है? आप उनको कुछ पैसे देते हो, ठीक है, और आप बिल्कुल सुकून से घर आकर बैठ जाते हो। फिर आपके बदले में वो काम करते हैं, आपके बदले में वो ट्रैवलिंग एजेंट जो है वो ट्रैवलिंग आपकी पूरी कंप्लीट रखते हैं। आपके रेजिडेंट का जो है वो कहीं आप अगर आउटसाइड जो है वो कंट्री जा रहे हो तो वहां पे आपकी रिहाइश, वहां पे आपका खाना, वहां पे आपकी ट्रैवलिंग, ये जितनी भी चीजें होती हैं, होटलिंग वगैरह, वो सब वो मैनेज करते हैं। ऐसा ही होता है। आपने क्या किया? जस्ट उनको उसके बदले में पेमेंट करी। तो आपके लिए जो काम करवा रहा है बेसिकली आपने उसका नाम रख दिया, दे आर द एजेंट। अब जिस किस्म का काम करवा रहे हैं आपने उसको उसका कह दिया कि भाई ट्रैवलिंग का काम कर रहा है तो ट्रैवल एजेंट, कोई स्टेट का काम, कोई जगह का काम कर रहा है तो उसको स्टेट एजेंट कह दिया, कोई स्पाई का काम कर रहा है तो आपने उनको डिफरेंट एजेंट कह दिया। तो एजेंट का मतलब होता है आपके लिए कुछ काम करवाना। अंडरस्टैंड? पहला कॉन्सेप्ट यहां से समझ जाए। तो फोर्स एक हमारा एजेंट है जिसके जरिए हम काम करवाते हैं। क्या काम करवाते हैं? फोर्स के जरिए, बाय फोर्स इज एन एजेंट by which we can produce or tends to produce motion in the body। एक काम हम जैसे कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से, जैसे फोर्स सपोज चेयर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये रेस्ट में मौजूद है, क्या ये कभी मैं इसको सिर्फ देखता रहूं, थोड़ी देर बाद चेयर अपनी जगह पर मौजूद हो खुद ही मूव करके किसी और जगह पर चले जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है।
चेयर के ऊपर हमें फोर्स लगानी पड़ेगी और फोर्स लगाकर ही मैं इसकी इस रेस्ट की कंडीशन को चेंज करता हूँ, इसके अंदर मोशन लेके आ सकता हूँ। विदाउट जो एक्सटर्नल वर्क मेरी काम करे बगैर, मेरे फोर्स अप्लाई करे बगैर ये चेयर अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, इसके अंदर मोशन नहीं आ सकेगा। तो मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, ठीक है, जो कि मैं यहाँ लिखा कैन प्रोड्यूस द मोशन, मोशन प्रोड्यूस करवाना किसी बॉडी में अगर वो रुकी हुई है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्स की जरूरत पड़ेगी। या फिर हमने लिखा है टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन। देखिए कुछ टेंड्स का मतलब होता है कोशिश करना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन पर आपने फोर्स तो लगा दी मगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई आपने एक चेयर पे फोर्स लगाई और चेयर को फोर्स लगा के आपने उसको रेस्ट से मोशन में लेके आ गए, आपने उसमें मोशन प्रोड्यूस करवा दिया। लेकिन अब वही फोर्स, ये मैं आपको ही कहूं कि आप फोर्स लगाएं, अब चेयर के बजाय आप एक ट्रक पर फोर्स लगाएं, तो क्या उस ट्रक को आप मूव कर लोगे अपनी फोर्स लगाकर? हरगिज नहीं मूव कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? उस फोर्स, उस ट्रक को मूव करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए ना वो आप में नहीं है, तो आप उस लिमिट तक फोर्स नहीं लगा पा रहे। आप कुछ कोशिश जरूर कर रहे हो लेकिन उस लिमिट तक नहीं, उस वैल्यू, उस मैग्नीट्यूड तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। तो इसलिए हमने कहा टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन, मोशन प्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैं इस दीवार को, इस बोर्ड को खींच कर जब पुश करने की कोशिश करूं तो क्या मेरे पुश करने से ये दीवार पीछे चलेगी? बिल्कुल नहीं। मैंने कोशिश जरूर करी मगर नहीं कर सकता, वो अलग बात है क्योंकि मेरी फोर्स की अमाउंट या लिमिट कम थी। अंडरस्टैंड? तो मैं किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करवा भी सकता हूं और करवाने की कोशिश भी कर सकता हूं, ठीक है? तो किसकी वजह से? बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा कर लेते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट बाय विच it try to stop, ठीक है, और can stop the motion of body। फोर्स की वजह से मैं बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश भी कर सकता हूं और स्टॉप भी कर सकता हूं। अगेन वही टेंड्स टू स्टॉप, ठीक है। अगेन वही कैसे कि अब आपके पास मैंने फोर्स वाला एक प्लेयर है, ठीक है, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट मैच में खेल रहा है, क्रिकेट बॉल उस तरफ आ रही है और वो उस बॉल को कैच करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कैच करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो आपने उस प्लेयर ने उस बॉल को कैच कर लिया, जब आप उसको बॉल को कैच कर लेते हो तो बॉल आपके हाथ पर लगी, अगर आप अपनी रिएक्टिव फोर्स नहीं लगाते, उसके अगेंस्ट में फोर्स नहीं लगाते उसको पकड़ने के लिए, आप सिर्फ हाथ ऐसे रख लेते तो बॉल कहां जाती लगकर? नीचे। आप उसको रोक नहीं पाते। आप अगर हाथ लगा रहे हो तो डेफिनेटली हाथ लगाने में सही आपने उस पर रिएक्शन फोर्स लगाई, अपोजिट फोर्स लगाई, जिसकी वजह से आपने उस बॉल को रोकने की कोशिश करी और आप उसको कैच कर रहे हैं तो उसको रोक भी पाए। तो उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करना है, उसको रोक पाना, ये भी किसी वजह से होगा, फोर्स की वजह से होगा। अगर आप उस पर गैस में फोर्स नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा नहीं। जैसे कोई कार आ रही है चलकर, ठीक है, आप उसका गैस में कोई फोर्स लगाओ तो वो ऑब्जेक्ट मूव, जो है वो, अगर गैस में फोर्स लगाओ तो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर लिमिट आपकी नहीं होगी इतनी ज्यादा फोर्स तो फिर वो आप डेफिनेटली उसको रोक नहीं सकते, लेकिन कोशिश जरूर आप ऑब्जेक्ट को कर सकते हो रोकने की। तो दोनों तरीके सेम चीज है मगर एक दूसरे की अपोजिट है। किसी बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में जाने के लिए हमें फोर्स चाहिए, ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है ऑलरेडी तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हमें फोर्स की नीड पड़ती है। अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो मुझे यहां से कॉन्सेप्ट मिल रहा है। देखिए बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में का मतलब होता है वो स्टेशनरी कंडीशन में है, उसकी वेलोसिटी है और एक ही वेलोसिटी रहेगी जो कि रेस्ट में 0, ठीक है। अच्छा, अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब मोशन में है और यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव करने का मतलब भी उसकी वेलोसिटी अगेन क्या है? सेम है, वो मोशन में ही है। आप उसको अगेंस्ट फोर्स लगाकर स्टॉप करवाओगे, उसकी वेलोसिटी को 0 करवाओगे, 0 करवाओगे ना भाई, मोशन मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आप उधर फोर्स लगा के उसको 0 करवाओगे, रुकवाओगे, मोशन को आपने रेस्ट स्टॉप करवा दिया जस्ट लाइक दिस। और अगर वो ऑब्जेक्ट 0 में था, वेलोसिटी उसकी 0 थी, रेस्ट में था, स्टेशनरी कंडीशन में था, आप उधर फोर्स लगा के उसको मूव करवाओगे जस्ट लाइक दिस।
तो दोनों कंडीशन में आपने किया क्या, आपने वेलोसिटी चेंज करी। क्या किया आपने, वेलोसिटी चेंज करी। जो जब मोशन में था उसको रेस्ट में लाया, जो रेस्ट में था उसको मोशन में लेकर आया। दोनों कंडीशन में आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाई, और एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस करवाई, बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन फोर्स इज एन एजेंट बाय विच we can produce acceleration in the बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ फोर्स का अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि बेटा फोर्स है क्या चीज, तो फोर्स का सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, फोर्स इज नथिंग बट जस्ट अ पुश एंड पुल। फोर्स क्या है, पुश एंड पुल। पुश एंड पुल का मतलब क्या होता है, पुश माने आप उस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, दूर भेज रहे हो। अक्सर हम देखते हैं कहीं हम किसी गेट पर भी हम कहीं जाते हैं ना, किसी शॉप वगैरह के ऊपर, तो उसकी शॉप के जो मिरर का है उसका गिलास होता है, उस गिलास के ऊपर, डोर गिलास के ऊपर जो है वो लिखा हुआ होता है पुश और पुल। ठीक है, तो हमें अंदाजा होता है क्या करना है। हम क्या करते हैं, अगर उसमें लिखा होता है पुल तो हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, अपनी तरफ खींचते हैं, और अगर पुश लिखा होता है तो अपने से दूर जो है उसको हम फोर्स लगाते हैं। तो पुश और पुल इज जस्ट द फोर्स। ठीक है, ये फोर्स होंगी। पुश गए तो आपने अवे करना है, पुल गए तो अपनी तरफ करना है। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट होता है फोर्स का। फोर्स इज नथिंग बट जस्ट द पुश एंड पुल। पुश एंड पुल इज द फोर्स। ठीक है, फोर्स होता है। इसी तरीके से फोर्स से और भी हम काम करवा सकते हैं। फोर्स के जरिए फोर्स एन एजेंट बाय विच we can twist, bend, distort, destroy the object। ठीक है, तो मल्टीपल काम हम फोर्स से अभी भी और भी बहुत से करवा सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिखा कि फोर्स के जरिए हम उस ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम ट्विस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। ठीक है, बेंड कर सकते हैं। कोई आपके पास स्टील स्केल हो, कोई आयरन रॉड हो, आपने उसको बेंड करना है, तो वो बेंड कैसे, खुद बेंड नहीं होगी, आपने कोई फोर्स लगाकर उसको बेंड करनी पड़ेगी। तो बेंडिंग के लिए भी जो है वो हम फोर्स की नीड पड़ती है। इसके साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, शेप को चेंज करने के लिए, या उसको स्ट्रेच करवाने के लिए, उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाने के लिए, इन तमाम चीजों के अंदर हमें फोर्स की रिक्वायर्ड होती है। इवन के ऑब्जेक्ट को किसी सर्किल पाथ में रिवॉल्व करवाने के लिए भी हमें फोर्स की नीड होती है। तो फोर्स एक एजेंट है जिसके लिए हम मल्टीपल टास्क करवाते हैं। क्लियर? तो होप कि जो फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में एक बन गया होगा, फोर्स की स्केच आपके माइंड में आ गई होगी। फोर्स को थोड़ा सा हम मजीद और एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस फोर्स, ठीक है, और इसके साथ साथ एक और होगी जिसको हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, हम बाद में लिखते हैं। तो पहले बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट करते हैं। बैलेंस फोर्स क्या है, लेट्स सी कि एक ऑब्जेक्ट है, अ ब्लॉक ऑफ मास m व्हिच इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसको हमने कहां रखा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखकर हमने इस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई करी, F1, ठीक है, एंड
ये इसको हम F1 कर लेते हैं और इसको हम F2 कर लेते हैं। ठीक है, दो फोर्सेस हमने इस पे अप्लाई करी। अच्छा, ये जो दो फोर्स हमने अप्लाई करी थी, ये हमने फोर्स अप्लाई करी लेट्स से 15 न्यूटन। ठीक है, ये जो फोर्स हमने अप्लाई करी थी लेट्स से 10 न्यूटन। एक और फोर्स हमने अप्लाई कर दी विच इज इक्वल टू F3 एंड दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स कितनी 15 न्यूटन और उसके अपोजिट दो फोर्स लगी जो कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के बराबर थी। हम यहां पर निकालते हैं नेट फोर्स। क्या निकालेंगे? नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब होता है बेटा सम ऑफ ऑल फोर्सेस। नेट फोर्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तमाम फोर्सेस जितनी बॉडी पर एक्ट हो रही हैं उन तमाम का आप सम कर लीजिए। क्या करेंगे भाई, कितनी फोर्स लग रही है 1 2 एंड 3, तो हमने क्या कहा F1 प्लस F2 प्लस F3, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द टोटल फोर्सेस या नेट फोर्स। अच्छा, फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है? फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका बकायदा फॉर्मूला होता है, वो मैं आपका आगे जब टॉपिक डिस्कस करेंगे हम उसको फॉर्मूले को बकायदा बनाएंगे, ड्राइव करेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला वहां से मिलेगा और फोर्स का यूनिट भी हमें वहीं से पता लगेगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो अभी मैंने जान करके जो है वो अभी इसमें ना आपको फॉर्मूला बताया ना इसमें आपको यूनिट से थोड़ा सा मैंने बताया, ये हम बाद में करेंगे। लेकिन हमें प्रीवियसली हम थोड़े बाद उसको वेक्टर्स के हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, वहां हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि उसकी डायरेक्शंस होती हैं, फोर्स की डायरेक्शन है कि आपने जो है वो ईस्ट में, वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में किस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो बहरहाल फोर्स की डायरेक्शन होती है। जब फोर्स की डायरेक्शन होगी तो फोर्स को सिंपल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल नंबर्स के जरिए ऐड नहीं हो सकता, बल्कि वो कैसे ऐड होगा? वेक्टर रूल्स उसमें अप्लाई होंगे, डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए जरा इसको ऐड कर दें भाई। F1 की वैल्यू कितनी है? क्योंकि हम अगर कंसीडर करें ये हमारा प्लस y, ये माइनस y, फॉरवर्ड साइड हमारी प्लस x में और बैकवर्ड वाली साइड हमारी माइनस x में होती है। तो जो फॉरवर्ड वाली साइड है, जो प्लस साइड पर है ओरिजिन से, हम क्या कहते हैं भाई, इस साइड के डायरेक्शन हो तो प्लस में कंसीडर, प्लस x है, तो हम इसको F1 को प्लस कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया हमारे 15 न्यूटन। ठीक है, और क्योंकि अगर एक डायरेक्शन आपने प्लस कंसीडर करी और दूसरी उसके अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से, रिवर्स होने की वजह से उसमें माइनस साइन आ जाता है। तो F2 और F3 क्योंकि F1 की अपोजिट है तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर चुके हैं, तो ये क्या होगा? इसके अपोजिट होने की वजह से माइनस में होगी, तो F2 की वैल्यू क्या होगी? माइनस में, और वो कितनी है? माइनस का 10 न्यूटन। अगेन फॉर्मूले का प्लस। F3 की वैल्यू 5, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में, इसलिए भी माइनस में। अगर हम सबको सम कर लें, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल वैल्यू प्लस क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू 15 माइनस का 10 और 5 15, तो प्लस माइनस 15 कैंसिल, तो फाइनली F नेट यानी कि टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। क्या कोई फोर्स आपके पास बची या नहीं? कोई फोर्स नहीं बची। यहां पर क्या हुआ? F नेट 0। तो यहां पे कंडीशन याद रखिएगा, व्हेन नेट फोर्स on body equal to 0 known as balance forces। जब किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हो और मल्टीपल फोर्सेस का जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 हो, नेट फोर्स आपकी 0 हो, तो उस वक्त जो इन फोर्सेस के सेट को हम कहेंगे कि दीज सेट्स ऑफ द फोर्सेस विल कॉल्ड एज द बैलेंस फोर्स। ये बैलेंस फोर्स कहलाएगा। बैलेंस फोर्स तो है, बैलेंस फोर्स का कॉज क्या होगा? मतलब बैलेंस फोर्स आपको लग तो गई चले
मान लिया हमने बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स की वजह से इसमें होगा क्या, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि बैलेंस फोर्स की वजह से ड्यू टू बैलेंस फोर्सेस ऑब्जेक्ट रिमेन at rest or in uniform motion। तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्मली जिस तरह वो पहले मूव कर रहा था उसी तरीके से उसी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहेगा, कोई उसके मोशन में फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो रुका हुआ था यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो थी तो जीरो रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब बैलेंस फोर्स will not produce acceleration in the body, चेंज नहीं आ रहा ना, जो पहले है उसकी वेलोसिटी वही वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि बैलेंस फोर्सेस does not produce acceleration। बैलेंस फोर्सेस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं अनबैलेंस फोर्सेस की। अच्छा, अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, जिस तरह फोर्सेस आपकी बैलेंस थी कब, जब नेट फोर्स जीरो थी, मगर अब क्या होगा कि अब आपने उसी ब्लॉक पर उसी मास पर कुछ फोर्स अप्लाई करी। दिस इज F1 which is equal to 15 न्यूटन और दिस इज F2 which is equal to 10 न्यूटन। यही कंसीडर किया था अभी हमने F1 F2, ठीक है। अब इस पे सिर्फ दो फोर्स लग रही है। अब इसकी नेट फोर्स फाइंड कर लीजिए और मालूम है नेट फोर्स किसके बराबर होता है, F1 प्लस F2। सिमिलरली F1 को हमने क्या कंसीडर किया था, प्लस में, जो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में थी, प्लस, अच्छा अब 10 उसके अपोजिट थी इसलिए ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से अगर मैं माइनस करूं 10 को तो रिमेनिंग आंसर इज 5 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि अब यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं हुई बल्कि नेट फोर्स की कोई वैल्यू है, इट हैज सम पर्टिकुलर वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी 5 न्यूटन। एक्स इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 5 आई है, वैसे जो वैल्यू आपको गिवन होगी उसके हिसाब से वैल्यू होगी। अब इसमें देखना क्या है, देखो इस ऑब्जेक्ट पर, इस ब्लॉक पर हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो लग रही है नेट फोर्स 5 न्यूटन की। अब फोर्स लग रही है, नेट फोर्स है, कोई ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। किस डायरेक्शन में, तो दोनों में से इन दोनों का रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे, जो इसका रिजल्टेंट होगा वही फाइनल इसकी डायरेक्शन होगी। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे दो वेक्टर्स के दरमियान में, तो वो तरीका आप इस तरह सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके अभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत सिंपल सा तरीका है। हम फर्स्ट ईयर में जब पढ़ते हैं तो वहां पर थोड़ा डिटेल तरीके से, क्योंकि वहां वेक्टर्स का चैप्टर आप पढ़ चुके होते हो तो वहां थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। मगर यहाँ पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट फोर्सेस दी गई है, कोई एंगल्स पर नहीं दी गई, तो इसलिए इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। और एक हिंट याद रख लीजिए कि इन दोनों फोर्सेस में जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट उसी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें तो देखिए F1 में लग रही है 15 न्यूटन, F2 पर लग रही है 10 न्यूटन, तो ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है 15 का, तो ये जो ब्लॉक है वो F1 की तरफ मूव करेगा विद द स्पीड ऑफ या विद द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, 15 की नहीं, इसको 10 न्यूटन की फोर्स ने बैलेंस कर दिया। अब जो नेट फोर्स से खींच कर जाएगा वो कितना होगा 5 न्यूटन की फोर्स होगी, जो कि डायरेक्शन ऑफ F1 की सेम होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर लिख लीजिए कि अनबैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन बॉडी, ठीक है।
और when net force is not equal to 0, जब 0 के इक्वल ना हो नेट फोर्स तो फिर वो आपकी अनबैलेंस फोर्स कहलाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। फोर्स एक एजेंट है जिससे मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। फोर्सेस दो किस्म की होती हैं, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्सेस ऑब्जेक्ट पर जब अप्लाई होती हैं तो उस वक्त उसकी नेट फोर्स 0 होगी तो बैलेंस फोर्सेस कहलाएंगी। नेट फोर्स 0 ना हो तो वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएंगी। बैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी प्रीवियस स्टेट में रहती है, उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। क्या मतलब हुआ कि बैलेंस फोर्सेस डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करती। जबकि बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन हो जाती है, क्योंकि वो किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रही है। जिस डायरेक्शन में ज्यादा या कम फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था। इसको आप जो है वो अच्छी तरीके से नोट कीजिए, देखिए। और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसीलिए दिया क्योंकि इसका ताल्लुक आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से होता है। तो अगर ये आपको समझ में आ जाएगा, न्यूटन्स के लॉ समझना आपको बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे, इसमें आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो आज के टॉपिक के लिए बेटा इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हम न्यूटन लॉज को डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। जब तक के लिए